मुत्तू एक गरीब था जो साइकिल पर घूम घूम कर कॉफी फरोख्त किया करता था। मुत्तू का ये कारोबार नया था। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी, एक कॉफी देना। मुत्तू की कॉफी खरीदारों को कुछ खास पसंद नहीं आती थी। अरे रवि भाईजान, कॉफी पियोगे? नहीं मुत्तू, अभी घर पर कॉफी पिया है। ठीक है भाईजान। मुत्तू थोड़ा दूर ही गया था कि रवि के साथ वाला शख्स उससे बोलने लगा। भाई तू तो बोल रहा था कि चाय या कॉफी मिल जाए बस, फिर कॉफी क्यों नहीं लिया? अरे यार, इसके हाथ की कॉफी इतनी बकवास होती है ना कि क्या बोलूं। तू एक मर्तबा पिएगा ना तो पूरी जिंदगी कॉफी नहीं पिएगा। खरीदारों की ये बात मुत्तू को बुरी लगी। मुत्तू बहुत कोशिश करता था अच्छी कॉफी बनाने की, पर उससे कभी अच्छी कॉफी बनती ही नहीं थी। वो मायूस होकर घर गया। बिना अच्छी कॉफी बनाने का क्या तरीका है? माप, सही माप से सही कॉफी बनती है। मैं कितना ही सही मिकदार इस्तेमाल करूं, मेरी कॉफी खरीदारों को अच्छी नहीं लगती। जिसको अच्छी कॉफी दूं वो बोलता है कि कड़क कॉफी चाहिए, और जिसे कड़क कॉफी दूं उसे वो भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी कॉफी कैसे बनाऊं जो सारे खरीदारों को अच्छी लगे? अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे यकीन है आप खुद ही अच्छी कॉफी बनाना सीख लेंगे। उम्मीद तो यही है, देखते हैं। मुत्तू मायूस था। उस रात तेज बरसात शुरू हो गई और सुबह तक बादल बरसते रहे। अगली सुबह मुत्तू अपनी साइकिल लेकर निकल रहा था। वीना, मेरी साइकिल का छाता निकाल दो। हाँ, वीना छाता लेकर आई। इसमें तो छेद है, लगता है चूहों ने छेद कर दिया है। कोई बात नहीं, काम तो चल ही जाएगा। मुत्तू ने वो बड़ा छाता साइकिल के ऊपर लगा दिया और मुत्तू साइकिल लेकर चला गया। बाहर बरसात हो रही थी। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी 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 कॉफी। बरसात की वजह से रास्ते पर कम लोग थे। बस स्टॉप के पास जाता हूँ, वहाँ कोई न कोई कॉफी पी ही लेगा। मुत्तू बस स्टॉप पहुंचा तो वहाँ कई लोग छाता लेकर खड़े थे। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी। तभी उसे वहाँ रवि दिखा। रवि को बारिश से ठंड लग रही थी। इतनी ठंड में कॉफी ही पी लेता हूँ। इसकी कॉफी का जायका तो अच्छा नहीं होता, पर कम से कम गर्मी होती है। अरे भाई, एक कॉफी देना। मुत्तू ने बेहद खुश होकर रवि के लिए एक कॉफी बनाई और तभी उसके छाते से एक बूंद पानी उसके कप में टपका। रवि ने उस कॉफी को चखी। अरे वाह, बहुत खूब। क्या कॉफी बनाई है मुत्तू? इतनी अच्छी कॉफी मैंने जिंदगी में नहीं चखी। वाकई? हाँ वाकई, बस मजा आ गया। रवि ने बड़े चाव से वो कॉफी पी। मुत्तू, एक और कप कॉफी दे दे। हाँ भाई। मुत्तू ने उसे एक और कप कॉफी दी। आसपास खड़े और कई खरीदार कॉफी पीने चले आए। मुझे एक कप कॉफी देना। मुझे भी दो भाई। मैं भी तो देखता हूँ कि तुम्हारी कॉफी में ऐसा क्या है। हाँ हाँ, सबको देता हूँ। मुत्तू एक एक करके सारे खरीदारों को कॉफी देने लगा। हर एक के कॉफी में छाते से एक बूंद टपका पानी और खरीदारों को कॉफी बहुत अच्छी लगने लगी। वाह भाई, कमाल है। ऐसी कॉफी कहीं नहीं पी। हाँ हाँ बिल्कुल। सभी को कॉफी का जायका बहुत पसंद आया। मुत्तू हैरान हो गया। आज तक किसी को मेरी कॉफी पसंद नहीं आई। यकायक एक करिश्मा कैसे हो गया? जो भी हो, आज तो मेरी चांदी है, चांदी। मुत्तू की कॉफी धड़ाधड़ फरोख्त हो रही थी और उसकी कमाई बढ़ रही थी। आज बस स्टॉप पर ही उसकी 120 कप कॉफी फरोख्त हुई और उसका सारा सामान खत्म हो गया। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और घर लौटा। वीना, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? आज खरीदारों को मेरी कॉफी इतनी पसंद आई
कि धड़ाधड़ सब फरोख्त हो गई। एक ही घंटे में 120 कॉफी फरोख्त हुई। अरे वाह! अरे मालूम है, हर खरीदार को मेरी कॉफी पसंद आ रही थी। किसी किसी ने तो एक से ज्यादा कॉफी पी और सब तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा था ना, ये किसी करिश्मा से कम नहीं है। अच्छा है। वीना भी हैरान थी कि ये सब एकाएक कैसे हुआ, पर वो बेहद खुश थी। अगले दिन भी बरसात हो रही थी। मुत्तू अपने फटे हुए छाते के नीचे कॉफी फरोख्त कर रहा था। छाते से कुछ पानी की बूंदें कॉफी में गिर रही थी। बहुत बेहतरीन कॉफी है ये। शुक्रिया। आज भी मुत्तू की कॉफी धड़ाधड़ फरोख्त हो रही थी। मुत्तू की अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। आज तीसरा दिन था और बरसात थम गई। मुत्तू ने छाता बंद कर दिया। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी, एक कॉफी देना। आज जब इस खरीदार ने कॉफी चखी तो उसने कॉफी थूक दी। छी छी छी, कितनी बेकार कॉफी बनी है। तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाते थे, यकायक ये क्या कर दिया भाई? ये बात सुनकर मुत्तू हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरे खरीदार को भी कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर एकाएक बरसात शुरू हुई और मुत्तू ने छाता खोल लिया। कुछ देर बाद उसके पास एक खरीदार आई। एक कॉफी देना। मुत्तू ने उसे कॉफी दी। वाह मुत्तू भैया, बहुत ही अच्छी कॉफी है। मुत्तू हैरान हो गया। अब तक तो लोगों को कॉफी अच्छी नहीं लग रही थी, अब ऐसा क्या बदल गया? खैर, उसके बाद भी जो खरीदार आए सबको कॉफी अच्छी लगी और एक मर्तबा फिर धड़ाधड़ कॉफी फरोख्त होने लगी। मुत्तू घर पहुंचा और ये अजीब वाकया अपनी बीवी को बताया। ऐसा कैसे मुमकिन है? आपने कुछ तो अलग किया होगा ना? बस एक ही बात अलग थी, बरसात। कबले जब मैंने कॉफी बनाई तब बरसात नहीं थी, पर फिर जब मैंने कॉफी बनाई तब बरसात थी। ऐसा? चलिए आजमाते हैं। आप घर के अंदर कॉफी बनाइए। मुत्तू ने वीना के लिए कॉफी बनाई और उसे दे दी। वीना ने वो कॉफी चखी और थूक दी। छी छी छी, ये कितनी बुरी कॉफी है। आपके खरीदारों को ऐसी कॉफी कैसे पसंद आती है? मालूम नहीं। अब एक काम करिए, बरसात में कॉफी बनाइए। मुत्तू ने बरसात के छाते के नीचे कॉफी बनाई और ये कॉफी वीना को अच्छी लगी। ये कमाल है, लगता है इस छाते में ही कुछ है। इस छाते के नीचे कॉफी कमाल बनती है। ये करिश्माई छाता है। मुत्तू और वीना समझ गए कि ये कमाल छाते का ही है। उस दिन से मुत्तू रोज करिश्माई छाते के नीचे ही कॉफी बनाया करता था और उसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। विजय और वीना एक मुफलिस जोड़े थे। उनका एक छोटा सा घर था जिसके बाहर एक छोटा सा तालाब था। अरे वीना, चलो मुलाजमत के लिए चलते हैं। हाँ हाँ चलिए। उससे कबल मुझे आपको कुछ बताना है। वो क्या? बताती हूँ। वो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। कौन? कौन है ये तो मालूम नहीं, लेकिन वो आपको अब्बा बुलाएगा और मुझे अम्मा। क्या? तुम अम्मा बनने वाली हो और मैं अब्बा? वीना, मैं बेइंतहा खुश हूँ। आज से तुम काम पर जाना बंद कर दो। नहीं नहीं, 5-6 माह तो मैं काम कर सकती हूँ। अरे रे, लेकिन तुम्हें आराम की जरूरत है। वो तो है, लेकिन अभी नहीं। जब पेट नजर आने लगेगा ना तब। लेकिन ख्याल रहे, तुम कोई वजनी काम नहीं करोगी, ठीक है? हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। वैसे भी मेरा काम बस कॉफी तोड़ना है। ठीक है, मैं बता नहीं सकता बेगम कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी। विजय और वीना अपने काम पर पहुंचे। वीना इस कॉफी के बाग में कॉफी तोड़ा करती थी और विजय एक सेल्समैन था जो यहाँ से कॉफी खरीदता था और गांव-गांव में जाकर कॉफी फरोख्त किया करता था। अरे भाईजान, एकदम ताजा कॉफी है जनाब। एक मर्तबा हमारी कंपनी से कॉफी खरीदेंगे तो हमेशा यही पिएंगे जनाब।
अब तुम इतना कह रहे हो तो आधा किलो दे ही दो। ये लीजिए जनाब। पूरे दिन कॉफी फरोख्त कर कर के विजय ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। वीना को भी रोज की मजदूरी मिलती थी और दोनों ने मिलजुल कर कमाए हुए पैसों से उनका गुजारा अच्छे से हो रहा था। और अब तो दोनों खुश थे कि उनके घर एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। अरे बेगम वीना, हमारा लड़का होगा या लड़की? आपको क्या चाहिए? अब मुझे तो एक खूबसूरत दुख्तर चाहिए, हूबहू तुम्हारे जैसी। और मुझे भी, लेकिन अगर बेटा हुआ तो भी ठीक है। बेटा हो या बेटी, होगी तो वो हमारी ही ना। हाँ। विजय और वीना बच्चे के इंतजार में थे। अगले कुछ माह विजय घर का हर काम कर रहा था। वो अपनी बीवी का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया। वीना को अस्पताल में दाखिल कराया गया और विजय बच्चे के पैदा होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद नर्स बच्चे को बाहर लेकर आई। मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी पैदा हुई है। विजय ने अपनी बेटी की शक्ल देखी और उसकी आंखें भर आई। आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका जिस्म बेहद कमजोर हो चुका है। क्या? हमसे जो बन पड़े हम सब कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं मीना से मिल सकता हूँ मोहतरमा? हाँ। विजय अंदर गया तो वीना वेंटिलेटर पर थी। वीना, देखो ना, हमारी दुख्तर बेहद खूबसूरत है, जैसे हम दोनों को चाहिए थी। लेकिन मालूम नहीं होता कि मैं इसका ख्याल रख पाऊंगी। ऐसा मत कहो वीना। अब आपको ही मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वीना गुजर गई। वीना। एक जानिब वीना की लाश थी और दूसरी जानिब नवजायदा बच्ची। विजय की खुशियों को उसके गमों ने कुचल दिया। विजय ने अपनी बीवी की आखिरी रसूमात की और घर लौट गया। अब उस पर एक छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी थी। तेरी अम्मा हम दोनों को यतीम कर गई। लेकिन तुम फिक्र नहीं करना बेटा, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी अता फरमाऊंगा। अब वो बच्ची ही विजय के जीने की वजह थी। काफी रोज गुजर गए थे। विजय काम पर नहीं गया था। उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे। अरे रे, अब तो मुझे काम करना ही होगा, वरना बच्ची के लिए दूध के वास्ते भी पैसे नहीं मिलेंगे। एक हाथ में छोटी सी बच्ची और दूसरे हाथ में कॉफी का बैग लेकर विजय निकल पड़ा कॉफी फरोख्त करने। वो गांव-गांव भटक भटक कर कॉफी फरोख्त करने लगा। अरे भाईजान, कॉफी चाहिए क्या? नहीं भाईजान, अभी तो है, आप अगली मर्तबा आना तो दे देना। विजय और कई घरों में गया, लेकिन आज किसी ने उसकी कॉफी नहीं खरीदी। आखिर थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बच्ची रोने लगी। अरे अरे अरे, अब मैं क्या करूं भगवान, बच्ची कितनी देर से भूखी है। इसके लिए दूध खरीदने वास्ते भी पैसे नहीं है मेरे पास। कैसा वालिद हूं मैं। विजय का रोना सुन एक परी उसके पास आई। विजय, तुम बहुत ही अच्छे वालिद हो। तुम्हारी बच्ची नसीब वाली है कि उसे तुम्हारे जैसा वालिद मिला है। अब क्या बताऊं, मैं तो इस बच्ची की भूख तक नहीं मिटा पा रहा हूँ। परी ने जादू किया और एक दूध की बोतल हाजिर हो गई। परी ने वो दूध की बोतल विजय को दे दी। विजय ने फौरन बच्ची को दूध पिलाया। शुक्रिया परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत तकलीफें सही है विजय, अब बस। परी ने जादू किया
और वो लोग विजय के घर के बाहर आ गए। परी ने छड़ी घुमाई और वो छोटी सी झोपड़ी एक पक्के मकान में तब्दील हो गई। ये तालाब किसका है? ये तालाब तो हमारा है, हमारे दादाजी ने बनवाया था। अच्छा है, तुम्हारे झोले में जितनी कॉफी है सब इस तालाब में डाल दो। लेकिन क्यों? डालो तो सही। विजय ने सारी कॉफी तालाब में डाल दी और फिर परी ने जादू किया और तालाब उबलने लगा। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है विजय। अब इस कॉफी को फरोख्त करो और पैसे कमाओ। ये कॉफी का तालाब कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम अच्छे से अपनी बेटी का ख्याल रख पाओगे। आपका शुक्रिया। परी वहां से चली गई। विजय ने तालाब के पास में ही बच्ची के लिए झूला लगाया और कॉफी के तालाब की कॉफी फरोख्त करने लगा। मुझे भी दीजिए। मुझे भी। ये तो करिश्मा है, मुझे भी दो। विजय सभी को गर्मा गर्म कॉफी देने लगा और कॉफी पीते ही लोगों की बीमारियां तक गायब होने लगी। मेरे पेट का दर्द गायब हो गया। मेरी टूटी हुई हड्डी ठीक हो गई। ये तो करिश्माई कॉफी है। फिर क्या था, लोग दूर दूर से कॉफी के तालाब की कॉफी पीने के लिए कतार लगाया करते थे और लोग अपनी मर्जी से विजय को ढेर सारे पैसे देते थे। इन पैसों से विजय ने एक यतीम खाना बना लिया। वो और गरीब बच्चों को और ख्वातिनों को सहारा देने लगा। लाइए भाईजान, बच्ची को मैं संभालती हूँ। नहीं, मुझे दीजिए। आप दोनों मिलकर संभालिए। विजय खुश था। तुम्हारे जाने के बाद सोचा था कि बेटी को अम्मी का प्यार कैसे मिलेगा, लेकिन देखो, परी के जादू से और कॉफी के तालाब की वजह से आज सारी बेसहारा औरतें उसकी अम्मी बन गई हैं। अब मुझे यकीन है कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। कॉफी के तालाब की कॉफी फरोख्त कर करके विजय अपने घर के साथ साथ यतीम खाना भी चला रहा था। उधारपुर नाम का एक गांव था। गांव में था बब्बन टी स्टॉल। बब्बन नाम का एक बेरोजगार युवा टी स्टॉल चला के अपना गुजारा करता था। काफी सारे गांव वाले सुबह शाम बब्बन के टी स्टॉल पर चाय पीने आते और लंबी चौड़ी गुफ्तगू करते। वो अपना भीखू? हाँ भीखू, उसका क्या? चिल्लमबाजी के लिए 8 रुपया मांग रहा था। मैंने कहा 8 रुपया नहीं, 10 रुपए ले ले। तभी बब्बन रजिस्टर में हिसाब देखकर बोला, शिवा भाईजान, तुम्हारे खाते में 1000 रुपए हो गए हैं। कब दे रहे हो? दे दूंगा सब एक साथ। आज का बिल उसमें जोड़ देना। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? ऐसा कहकर शिवा करीम के चाय के खाली कप बब्बन के सामने रखकर चला गया और बब्बन खाली कप देखता रहा। चाय के पैसे किसी ने नहीं दिए। सारा हिसाब खाते में दर्ज किया था और बब्बन का गल्ला बिल्कुल खाली था। बब्बन ने बही खाता और उधारी से तंग आकर सरपंच से शिकायत की। चचा जान, नौकरी नहीं मिली तो चाय का स्टॉल खोला। स्टॉल देख के मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया था, लेकिन लड़की के भाई ने बही खाता देखकर रिश्ता तोड़ दिया। लोग पैसे नहीं देते, मैं कैसे जीऊं चचा जान? सरपंच ने बही खाता देखकर उन सारे लोगों को पंचायत में बुलाया जिनसे बब्बन को पैसे लेने थे। मूर्ति तुम्हारे 2000 रुपए, किशन तुम्हारे 1500, मल्हारी और शिवा तुम्हारे 2200, और भी कई लोगों के काफी सारे पैसे बनते हैं। कब दे रहे हो? सरपंच की बात सुनकर उधार नारायण सरपंच से कहने लगे, सरपंच जी, आप तो जानते हो बारिश लेट हुई है, उसमें फसल लेट तो पैसे कहाँ से आएंगे? जैसे ही आएंगे सब एक साथ दे देंगे, साथ थोड़ी लेके जाना है।
ये सुनकर बब्बन गुस्से में बोला, दिवाली में बाइक खरीदने को शराबपंथी करने के लिए पैसा है और चाय के पैसे नहीं हैं। सरपंच जी, हमने अपने हालात बता दिए, इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। बब्बन फिक्र मत करो, गांव ही के लोग हैं, दे देंगे। परेशान बब्बन घर आकर सोचने लगा। सोचा था सरपंच के जरिए पैसा वसूल लूंगा, पर सरपंच भी उधार नारायणों का नारायण निकला। अब मैं क्या करूं? तभी बब्बन को बचपन के दोस्त गोटिया का कॉल आया। गोटिया शहर की कांच फैक्ट्री में काम करता था। हाँ गोटिया बोल। मैं कल गांव आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? चाय के कप लाऊं? चाय का बड़ा सा लंबा चौड़ा कप लेकर आ, उसमें चाय डालकर डुबकियां लगाऊंगा। क्या हुआ? क्या परेशानी है? बब्बन ने ये सारा वाकया गोटिया को सुनाया तो गोटिया बोला, फिक्र मत कर, मैं गांव आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरे रोज गोटिया बब्बन से मिलने उसके घर पहुंचा। बब्बन को देखकर गोटिया बोला, चल मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। दोनों घर के पिछवाड़े आए और बब्बन ने देखा एक बहुत बड़ा चाय का कप खड़ा था। या खुदा, ये क्या है? तू तो सचमुच लंबा चौड़ा कप ले आया। मुझे मारने का इरादा है क्या? सुन, तुम्हारी वसूली वसूलने का मेरे पास एक जबरदस्त तरीका है। फिर गोटिया ने तरीका सुनाया तो बब्बन खुश होकर चिल्लाने लगा, अरे वाह गोटिया, समझो वसूली हो गई। उधार नारायणों को चाय की तलब लगते ही सब चाय पीने बब्बन की टी स्टॉल के सामने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि टी स्टॉल के सामने एक बहुत बड़ा चाय का कप चाय के साथ खड़ा था। कप के सामने एक ऊंची सीढ़ी लगी थी और बब्बन गोटिया के साथ भीड़ को कंट्रोल कर रहा था। उधार नारायणों को देखकर गोटिया बोला, ये चाय से भरा विशाल कप जो कोई खाली करेगा उसके पैसे माफ, उसका खाता सफा कर दिया जाएगा। ये सुनकर उधार नारायण चिल्लाकर बोले, मैं करूंगा कप खाली। नहीं, मैं करूंगा। इस प्रकार शोर शराबा शुरू हुआ तो गोटिया बोला, अरे ठहरो, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम सब मिलके इसे खाली करो, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर कप खाली नहीं हुआ तो जितनी वसूली बाकी है उससे दुगने पैसे तुम्हें बब्बन को देने होंगे। मंजूर है। फिर क्या था, उधार नारायणों को एक लंबी स्ट्रॉ दी गई और सारे उधार नारायण सीढ़ी के जरिए कप के मुंह पर चढ़ गए और गरम चाय में स्ट्रॉ डालकर खींचने लगे। पहले तो उन्हें मजा आया, लेकिन बाद में सब परेशान हो गए। चाय का कप खाली ही नहीं हो रहा था और चाय पीने के उनकी सीमा ने भी जवाब दे दिया था। चाय पेट भर के पीने से एसिडिटी खलबली मचाने लगी और उधार नारायण उल्टियां करते हुए सीढ़ी से नीचे उतरे और सर झुकाकर उनके सामने खड़े हुए। कब जैसा का तैसा था। देखा, तुम सब लोग इकट्ठा होकर भी एक साथ कप खाली नहीं कर पाए और सारी उधारी एक साथ चुकाने की बात करते हो। इस कप की तरह तुम्हारी उधारी एक साथ नहीं चुका पाओगे। अरे जैसे तुम्हें थोड़ी थोड़ी चाय चाहिए, वैसे ही मुझे जीने के लिए थोड़े थोड़े पैसे चाहिए। एक साथ पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे तुमसे डबल पैसे नहीं चाहिए। बस मेहरबानी करके मेरे जितने बनते हैं उतने दे दो। ये सुनकर सारे उधार नारायण पैसे निकालकर बब्बन के हाथों में थमाने लगे और शर्म के मारे सिर नीचे झुकाकर वहाँ से दफा होने लगे। इस प्रकार गोटिया के सूझबूझ और विशाल चाय के कप से बब्बन की सारी वसूली वसूल हो गई। एक
गांव में शंकर अपनी छोटी सी बेटी राखी के साथ रहता था। शंकर एक गरीब किसान है, उसकी मूछें नहीं है। शंकर का पड़ोसी महिपाल भी किसान है, लेकिन उसके पास ज्यादा खेत है, तो वो नौकर रखता है। महिपाल की भी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है रचना। रचना बहुत ज्यादा मगरूर है। राखी स्कूल जा रही है, तभी रास्ते में उसको रचना भी स्कूल जाते हुए दिखती है। ओहो, ये गरीब लोग भी न जाने सुबह सुबह कहां से मेरे सामने आ जाते हैं और मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। तुम दूसरे रास्ते से जाया करो। क्यों? मैं दूसरे रास्तों से? मेरे अब्बा इस गांव के सबसे बड़े किसान हैं और सब उनकी इज्जत करते हैं, और तुम्हारे अब्बा की तो मूछें भी नहीं है और उनसे तो कोई बात भी नहीं करता। सब लोग उन्हें अपने पास से भगा देते हैं। राखी इस तौहीन से बेहद गमज़दा हो गई है और वो स्कूल भी नहीं गई। वहां से वापस अपने घर आ गई, जहां शंकर खाना पका रहा है और खेत जाने की तैयारी कर रहा है। क्या हुआ मेरी शहजादी को? अब्बा, हम इतने गरीब क्यों हैं? किसने कहा बेटी कि हम गरीब हैं? अब्बा, सब कहते हैं कि हम गरीब हैं। अगर हम गरीब नहीं हैं, तो गांव का कोई भी शख्स आपसे ठीक से बात क्यों नहीं करता? बेटी, गरीब वो होता है जिसकी थाली में रोटी ना हो, लेकिन खुदा ने हमें 2 जून की रोटी तो दी है। तुझे स्कूल में तालीम मिल रही है, हमें और क्या चाहिए बेटी? ठीक है, मैंने मान लिया कि हम गरीब नहीं हैं, लेकिन आपकी मूछें क्यों नहीं है? मुझे मालूम है कि तुमको जरूर रचना ने कुछ बोला होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ आपके चेहरे पर मूछें दिखनी चाहिए ताकि बाकी गांव वाले भी आपकी इज्जत कर सके। ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? ऐसा थोड़ा ही होता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस आज शाम को ही आपके चेहरे पर मूछ दिखनी चाहिए, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? शंकर बहुत मायूस हो जाता है और अपने खेत पर चला जाता है। बेटी की बात सुनकर आज शंकर का मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसे राखी की बात बार बार याद आ रही है। इसीलिए वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं अपनी नन्ही सी शहजादी को कैसे बताऊं कि मैं कितना गरीब हूं, कि मैं मूछें नहीं रख सकता, क्योंकि ये गांव इस बात को मंजूर नहीं करेगा। और अगर आज मूछ नहीं रखी तो वो खाना नहीं खाएगी। मूछों को अगर बढ़ाऊं तो एक दिन में तो आएगी नहीं। या अल्लाह, तूने मुझे किस उलझन में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन करेगा? शंकर सवालों के जाल में उलझता है और बेफर कर रो रहा है। रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो सो जाता है। कुछ देर में पेड़ के नीचे भी धूप आ जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। शंकर के चेहरे पर कुछ वजन ही लगता है। वो हाथ लगाकर देखता है तो हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि शंकर के चेहरे पर जादुई मूंछें लग चुकी हैं। मेरे चेहरे पर मूंछ कहां से आ गई? कहीं से ये राखी की शरारत तो नहीं? हो सकता है कि वो आसपास ही कहीं छुप कर बैठी हो। मैं मूंछें खींच कर देखता हूँ। राखी ने जरूर इनको फेविकोल से चिपकाया होगा। फिर इस राखी की खबर लेता हूँ। शंकर अपनी मूंछें खींच कर देखता है तो वो मूंछें बाहर नहीं आती, बल्कि उससे सोने के सिक्के झड़ने लगते हैं। ये क्या है? ये तो कमाल हो गया। या अल्लाह, मैं तो माला माल हो गया, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तभी पेड़ से एक देवी निकल कर आती है। वत्स, मैं दौलत की देवी हूँ और ये जादुई मूंछें हैं। अब तुम भी नकली दौलतमंदों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो और बता सकते हो कि मूंछें रखने या ना रखने का ताल्लुक पैसों से नहीं है, बल्कि अपनी शौक से है।
तुम अपनी मूंछों से हर रोज 100 सोने के सिक्के निकाल सकते हो। बस तुमको मूंछों को थोड़ा सा खींचना है और सिक्के नीचे बिखर पड़ेंगे। दौलत की देवी वहां से गायब हो जाती है और शंकर सारे सिक्के उठाकर अपने घर की ओर चलता है। शंकर घर जा रहा है, तभी रास्ते में उसे महिपाल मिल जाता है। अरे शंकर, लग रहा है तुम पागल हो गए हो। क्यों महिपाल भाईजान? हमें तो लग रहा है कि आप पागल हो गए हो। तू मेरा मखौल उड़ा रहा है। क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम कि मैं दौलतमंद काश्तकार हूँ और तू मेरे सामने मूंछें नहीं रख सकता? खुदा बड़े बोल ना बुलवाए, लेकिन भाईजान वक्त सबका बदलता है। और ये देखो, मेरे पास अब 100 सोने के सिक्के हैं। अगर तुम्हारे पास हैं तो दिखा दो। महिपाल वहां से खामोशी से चला जाता है और शंकर अपने घर पहुंचकर सारा वाकया अपनी बेटी को बताता है और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। शंकर अब हर रोज अपनी मूंछों से रोज सोने के सिक्के निकालने लगता है और देखते ही देखते वो सिर्फ गांव का नहीं, पूरे इलाके का दौलतमंद शख्स बन जाता है। उसने एक आलीशान हवेली बना ली और नौकर रख लिए। राखी भी अब शहजादी बन के रहने लगी। शंकर आज सुबह सोकर उठा तो उसकी मूछें गायब हो गई और फिर दौलत की देवी प्रकट हुई और शंकर को बताया कि अब मूछों को उसके पास रखने का वक्त पूरा हो गया है। शंकर की हवेली में आज कुछ लोग आने वाले थे। शंकर, तुम इस इलाके के सबसे दौलतमंद शख्स हो, फिर तुमने मुझे क्यों कटवा दी? मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप सबने मिलकर बरसों तक मेरा इस्तेमाल किया और मुझे कभी मूंछ रखने का हक नहीं दिया, क्योंकि मैं गरीब था। लेकिन मुझे किसी का शौक हो सकती है, उसकी औकात नहीं। और हाँ, किसी की भी हैसियत को उसकी मूंछों से नहीं तौलना चाहिए। सब मिलजुल कर रहो और खुश रहो। इस तरह गांव में ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है और फिर बिना मूंछ के लोग भी अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।